द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक होने वाला है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि फ्रांस में एक समय ऐसा भी आया था जिस समय की गुलामी बहुत ज़्यादा किया जाता था। गुलामी का मतलब यहाँ पे इस तरीके से नहीं है कि हम बिना पैसा का काम करेंगे, नहीं। गुलामी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है। गुलामी का मतलब यहाँ पे ये है कि लोगों को जबरन पकड़ पकड़ के जहाज में ठूस ठूस के दूसरे जगह पर लेकर जाया जाता था काम करवाने के लिए, है ना। जो लोग अपने इच्छानुसार चल जाते थे वो तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जो नहीं जाते थे उनको जबरन मारा पीटा भी जाता था और उनको जबरन जहाज में ठूस ठूस के जो है दूसरे जगह पर काम करवाने के लिए लेकर जाया जाता था। तो वो सिस्टम, गुलामी का सिस्टम किस प्रकार से फ्रांस में ख़त्म हुआ उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट important सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जेकोबिन regime was the abolition of slavery in the French colonies। देखिए यहाँ पे आपको ये मानना पड़ेगा कि फ्रांस में पहले ना लोगों को जबरन पकड़ता था लोग, ठीक है, और उसको काम करवाने के लिए दूसरे जगह पर लेकर जाया जाता था। लेकिन ये चीज़ कहीं ना जेकोबिन क्लब वाले लोगों को ठीक नहीं लगा। और आपको मालूम है कि जेकोबिन क्लब का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, है ना। और अधिकतर जेकोबिन क्लब में कौन लोग थे? पीजेंट्स, लेबर, फार्मर्स, यही सारे लोग थे। तो उन सबको ना पकड़ पकड़ के जो है ना जबरन दूसरे कंट्री में लेकर जाया जाता था काम करवाने के लिए, और पैसा भी सही से नहीं देता था, घर भी आने के लिए नहीं देता था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बुरा लगा जेकोबिन क्लब के लोगों को, और ख़ास करके मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को। कहा कि भाई आप हमारे लोगों को ऐसे पकड़ के कैसे लेके जा सकते हैं। और शुरू से मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का बड़े बड़े लोगों के खिलाफ गुस्सा रहता था, वो तो हमेशा उससे नफरत ही करता था। लेकिन जेकोबिन क्लब ने यहाँ पे जो सबसे अच्छा काम किया, उन्होंने पूरी तरीके से फ्रांस में ना ये एबोलिशन कर दिया पूरी तरीके से स्लेवरी का। मतलब कि अब कोई भी आदमी गुलाम बन के दूसरे जगह पे काम करने के लिए नहीं जाएगा, और कोई यदि लेके जाएगा भी तो उसको यदि हम पकड़ लिए तो फिर वही गिलोटिन जो डिवाइस हुआ करता था उसमें उसको पकड़ के मार दिया जाता था। तो अब लोग भी डरने लगे कि भाई मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने कह दिया है कि नहीं पकड़ के लेके जाओगे तो तुम जबरन कैसे लेके जा सकते हो अब। यानी कि यहाँ पे ये काम यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जेकोबिन का जब तक सिस्टम रहा, यानी कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर जब तक सरकार में रहे, तो उस समय पे पूरी तरीके से जो स्लेवरी वाला सिस्टम था, गुलामी बनाकर लेकर जाना, काम करवाना, उसको पूरी तरीके से उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो ये एक अच्छा काम हुआ था जेकोबिन क्लब के द्वारा। उसके बाद द कॉलोनीज इन द कैरिबियन। कैरिबियन में हमारा कौन कौन आता है? मार्टिनिक, उसके बाद गॉडिलॉप एंड सैन डोमिंगो, वेयर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। ये तीन ऐसे जगह हैं जो कि कैरिबियन में पड़ता है, और ये तीनों का तीनों जगह ना तंबाकू, इंडिगो, इंडिगो मतलब वही नील, उसके बाद फिर शुगर, चीनी और कॉफ़ी, इन चारों चीज़ों का बहुत बड़ा सप्लायर था। मतलब कि मार्टिन, उसके बाद गॉडिलॉप और सैन डोमिंगो से यहाँ पे सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ का उत्पादन होता था तो वो था तंबाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी। तो अब ऑब्वियस ये बात है कि यदि यहाँ से ये सारे चीज़ों का सप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लेबर भी ज़्यादा काम कर रहा होगा, है ना। आगे देखते हैं फिर, बट यूरोपियंस डिड नॉट वांट टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स। तो अब यहाँ पे इन तीनों जगह से इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे बगल बगल वाले कंट्री में सप्लाई किया जाता था तंबाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी, कि यहाँ पे लेबर का कमी पड़ने लगा कि भाई डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे पास लेबर ही नहीं है, तो काम करेगा कौन। तो अब उस लेबर को ये पकड़ने के लिए, लेबर से काम करवाने के लिए, लेबर को ढूंढने के लिए ये लोग आ जाते थे फ्रांस, ठीक है। और फ्रांस में लोगों को पकड़ के लेके जाते थे, जो कि ये मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को ठीक नहीं लगा, ठीक है। लेकिन ये लोग ना क्यों नहीं जाना चाहते थे मालूम है? क्योंकि पहली बात तो किस जगह पे लेकर हमको जाएगा हमको खुद मालूम नहीं है, और दूसरा बात ये अपने देश से दूसरे जगह पे दूर जाना नहीं चाहते थे। कौन लोग? फ्रांस के आम आदमी लोग, थर्ड स्टेट के लोग। हाँ बिल्कुल, वो लोग अपने परिवार को छोड़ के उतना दूर जाना नहीं चाहते थे, और जब कोई जा भी, और यदि कोई चल भी जाता था ना तो उसको जल्दी आने का मौका नहीं मिलता था, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू दिस देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर इन द प्लांटेशन, और इस वजह से वहाँ पे क्या हो गया, प्लांटेशन में लेबर की कमी हो गई, क्योंकि कोई जाना चाहता नहीं था वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दूर पड़ता था, प्लस जगह कैसा है लोगों को मालूम भी नहीं था। आगे, दिस शॉर्टेज ऑफ लेबर वाज फुलफिल्ड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। अब जरा देखिए ध्यान से, अब चूंकि लेबर की कमी है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि लेबर की कमी है और फ्रांस के लोग वहाँ पे अब नहीं जाना चाह रहे हैं,
लेकिन क्या यूरोप में पूरा एक फ्रांस ही ऐसा कंट्री है क्या? नहीं, और भी कंट्री है। तो अब यहाँ पे उस जगह पे जो लेबर की कमी थी, मार्टिनिकी में, फिर से गॉडिलॉप और सैंट डोमिंगो में जो लेबर की कमी थी, उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बनाया गया। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का मतलब यहाँ पे ये है, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों को यदि आप वर्ल्ड मैप में मिलाएंगे ना, तो आपको एक ट्रायंगल बनेगा। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को यदि आप मिलाएंगे, लाइन से यदि मिला देंगे, तो एक ट्रायंगल आपको नज़र आएगा। तो इन तीनों जगह से अब वहाँ पे जो है स्लेव को लेकर जाया जाने लगा, लोगों को बंदी बनाकर लेकर जाया जाने लगा कि चलो वहाँ पे हमारे लिए काम करना, ठीक है, क्योंकि तंबाकू का, इंडिगो का, शुगर का, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा डिमांड था। लेकिन इसमें ना अभी भी फ्रांस के लोग जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि फ्रांस के लोग अब क्या हो चुके थे, धीरे धीरे जागरूक हो चुके थे। इनको मालूम था कि भाई हमारा अधिकार क्या है, तुम कैसे पकड़ के लेके जा सकते हो हमको। फ्रांस के अलावा जो दूसरे अलग अलग बगल वाले कंट्री के लोग थे, वो लोग वहाँ पे जाते थे और काम करते थे। और अच्छा बताइए, क्या फ्रांस के एक भी लोग नहीं जाते होंगे? जाते होंगे, बहुत कम, लेकिन क्योंकि भाई सबको मालूम है कि कितने दिन घर में बैठ के रहोगे, है ना। फिर आगे बढ़ते, फिर द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। और ये जो स्लेव ट्रेड है ना, स्लेव ट्रेड जो है यूरोप में खास करके 17th सेंचुरी में ही शुरू हो चुका था। स्लेव ट्रेड में ना दो चीज़ होता था, समझेगा ध्यान से। स्लेव ट्रेड में दो चीज़ होता था। पहला ये होता था कि हम एक आदमी को लेकर जाएंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे कि हम आपको 10 साल के लिए लेके जा रहे हैं और 10 साल से पहले हम आपको वापस घर नहीं आने देंगे, चाहे आपके घर में कोई मर ही क्यों ना जाए, कोई पैदा ही क्यों ना ले ले, हम आपको 10 साल से पहले घर वापस आने नहीं देंगे। ये एक पहला कंडीशन होता था स्लेव ट्रेड का। और दूसरा कंडीशन होता था कि आदमी को ही जीवन भर के लिए खरीद लेता था। बात समझ में आ रही है? जीवन भर उसको खरीद लिया, और उसको खरीदने के बाद जो उसका पैसा हुआ, वो पैसा उसके रिश्तेदार को, यानी कि उसके फैमिली को दे दिया जाता था कि लो भाई, हम उधर जा रहे हैं, तुम लोग इस पैसे से अपना घर परिवार चलाना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे घर में 10 लड़का है ना, तो एक लड़का क्या कर दिया, अपने आप को बेच दिया, कहा कि सर हम आपके लिए हमेशा के लिए काम करेंगे, हम हमेशा आप ही के लिए काम करेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे आप ही के लिए, लेकिन जो आप हमको खरीद रहे हैं उसका जो पैसा है वो आप हमारे फैमिली को दे दीजिए, ताकि वो अपना आगे का जीवन अच्छी तरीके से चला पाए। तो ये दो चीज़ होता था उस समय पे स्लेव ट्रेड में, ठीक है ना। एक तो पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था कि इतने समय के लिए आप हमको लेके जा रहे हैं, इतने समय तक ही काम करेंगे, और दूसरा होता था पूरी तरीके से आदमी को ही खरीद लिया जाता था जिंदगी भर के लिए। उसके बाद स्लेव्स वेर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3 month लॉन्ग वोयाग अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन। अब जरा सोचिए, अलग अलग जगहों से स्लेव को, यानी कि लोगों को जहाज में टाइटली पैक किया जाता था, एकदम जबरन, जगह नहीं है फिर भी एकदम बंद कमरे में बंद कर दिया जहाज में, है ना, एकदम टाइटली। और वो 1-2 दिन का सफ़र नहीं होता था, सोचो 3 महीने का सफ़र होता था, और उसमें तो कितने आदमी दम तोड़ देते थे, है ना। 3-3, अच्छा पहला बात तो जहाज पूरा लोगों से भरा हुआ है, और उसमें भाई उतने सारे लोग होते, उसको भोजन भी चाहिए, है ना, इसलिए बीच में बहुत सारे लोग मर भी जाते थे। तो 3-3 महीने लगातार वो समुद्र में ट्रैवल करते रहते थे, कहाँ पहुँचने के लिए? कैरिबियन पहुँचने के लिए, ठीक है। अटलांटिक ओशन होते 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 कैरिबियन वो लोग पहुँचते थे। उसके बाद दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर्स, और वहाँ पे जाकर उनको जो है प्लांटेशन ऑनर, यानी कि जो बड़े बड़े खेती करवाते थे इंडिगो का, कॉफ़ी का, शुगर का, उनको जाके ये लोग बेच देते थे, हमेशा के लिए बेच देते थे। उसके बाद क्या हुआ, इन द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। लेकिन फ्रांस में अब धीरे धीरे, जैसा कि आपको मालूम है, फ्रांस में इतना कुछ हो चुका, पूरा सिस्टम एक तरीके से बदल गया, तो फ्रांस में ये स्लेवरी का मामला उठाया गया, लोगों के सामने आया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग अच्छाई की तरफ बैठ रहे हैं, लेकिन ये एक स्लेवरी, एक गलत चीज़ हमारे बीच में आ जा रहा है, तो स्लेवरी को भी क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। ये डिमांड धीरे धीरे फ्रांस में उठने लगा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, फाइनली स्लेवरी वाज एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। तो आखिरकार लास्टली फ्रांस में पूरी तरीके से स्लेवरी वाला सिस्टम जो है 1848 में ख़त्म कर दिया गया था। कोई डाउट नहीं ना इसमें? तो ये हो गया हमारा एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। उसके बाद है हमारा द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इसमें आम जिंदगी के बारे में बताया गया है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या यहाँ तक में कोई डाउट आपको समझ में आई है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। थैंक यू वेरी मच।